हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। नई एनसीईआरटी जिसका नाम एक्सप्लोरेशन है, हम सारी बातें वहां से कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 हम पहुंच गए हैं। इससे पहले आपके पास 3 लेक्चर्स आ गए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, जाके उन्हें पहले देखिए ताकि आप हमारे साथ सीरीज में आगे कंटिन्यू कर पाए। लास्ट लेक्चर में हमने कहानी सीखी थी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट। इन सब की बातें हमने कवर की थी और जो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी के रूप में, उसको हमने कवर कर लिया। अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज पहले उसे जाके सीख लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ। क्लियर? इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी क्लास 9th एंड पूरी की पूरी क्लास 10th की साइंस, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री और वेदर इट इज बायोलॉजी, पूरे साल के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। इसी तरह की प्लेलिस्ट आपके पास कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी। तो अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, फटाफट से उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। चलो, अभी तक हमने सीख लिया मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर के अंदर हमने देख लिया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, सर सॉल्यूशन क्या होते हैं। चैप्टर का पार्ट 1 हम एक तरह से खत्म करके आ चुके हैं। ये चैप्टर का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जहां पर अब हम उन सॉल्यूशंस को, उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने की होमोजीनियस को 3 मेजर मेथड हमने सीखने हैं बेटा। कौन कौन से? पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन, तीसरा मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हालांकि ये तीनों मेथड क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं, बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव तरीके से आते हैं, लेकिन अब 9th में आ गए तो हमने यहां भी इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हम पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करें। पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं, क्या बच्चे आपके पास आ गया है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या आ गया बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन शब्द का मतलब क्या है? इसके नाम में ही है क्रिस्टलाइजेशन। किससे बना? क्रिस्टल से। किससे बना? क्रिस्टल से। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? आपने चीजों के क्रिस्टल बनाने हैं। आपने चीजों के क्या बनाने हैं बेटा? क्रिस्टल। सर क्रिस्टल क्या होते हैं? सारी चीजें बहुत ध्यान से सीखेंगे आप, बस बोर्ड को छोड़ के ना जाए। एक नोटबुक, एक पेन साथ रखें ताकि जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ उन्हें आप लिखते रहें। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले एक एक्टिविटी अपने मन में करके देखते हैं। मान लिया कि आपने एक बीकर लिया। क्या लिया बेटा? एक बीकर। बीकर में है भर भर के पानी। क्या है बेटा? पानी। आपने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? 1 चम्मच नमक। नमक को डिसॉल्व किया, और नमक डाला और डिसॉल्व किया, और नमक डाला और डिसॉल्व किया। एक पॉइंट आएगा कि नमक उसमें और घुलना बंद हो जाएगा। नमक उसमें और घुलना बंद हो जाएगा, मतलब वो क्या बन गया? उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने कहा बेटा इस बीकर को उठा के आग पे रख दो। कहां रख दो बेटा? आग पे। आग पे रखा तो टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर उसमें और नमक डालू, क्या घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सर घुलेगा। आपने तो लास्ट लेक्चर में कराया था कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में विद टेम्परेचर बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ गया, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो और चम्मच नमक के डालूंगा तो उसमें घुलते चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसको आगे पे रखना है, उसमें और नमक डालना है, डालना है, डालना है, डालना है, घोलते रहना है, घोलते रहना है, घोलते रहना है। तब तक घोलना है जब तक कि नमक घुलना उसमें बंद ना हो जाए। अब जैसे नमक घुलना बंद हुआ, मैं इसके अंदर इसको आग से उठा के वापस ले आया। अब मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, जैसे छाननी होती है हमारी, फिल्टर पेपर से इसको छान लिया ताकि कोई और गंदगी हो, कोई कण हो, कोई पार्टिकल हो, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, वो सारे फिल्टर आउट हो जाए और बाकी नमक का पानी मेरे पास अलग से मिल जाए। अब जो बीकर मिला मुझे, उसको मैंने साइड में ढक के रख दिया, बिना छेड़े उसको मैं किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं करने दे रहा हूं और उसको ढक के रख दिया है। अब क्या होगा? सर पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। जब मेरे पास कम टेम्परेचर था, जब रूम टेम्परेचर पे था, तब उसमें मान लेते 10 चम्मच नमक घुला। कितना घुला बेटा? 10 चम्मच। जैसी आग में रखा तो मान लेते हैं कि उसमें 20 चम्मच नमक और घुल गया। टोटल कितना हो गया? 30 चम्मच। नॉर्मली कितना घुला था? 10 चम्मच। आग पे रखने के बाद कितना घुल गया? 30 चम्मच। अब मैंने उसको रख के वापस आग से हटा दिया। धीरे धीरे क्या होगा? पानी ठंडा होगा। क्या होगा बच्चे? ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो जो नमक उसमें घुल गया है एक्स्ट्रा, वो तो क्या होगा?
बाहर आएगा। अरे नहीं समझ में आई, जब कम टेम्परेचर था तो नमक घुला 10 चम्मच, ज्यादा हुआ तो नमक कितना घुला 30 चम्मच। जैसे ही उसको वापस ठंडा करने रखा, क्या होगा, नमक जो घुल चुका है एक्स्ट्रा वाला वो क्या आएगा, वो बाहर आएगा। जब वो नमक बाहर आएगा तो ध्यान से देखना, उस बीकर के अंदर कुछ क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कुछ क्रिस्टल, किसके, नमक के। और धीरे 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 बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तो 20 चम्मच नमक जो एक्स्ट्रा डला था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बाकी हम सारी कहानी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रिस्टल्स का, फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये कहानी आई होप यहां तक क्लियर होगी। अच्छा आगे बढ़ो। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स in which one of the component is present in small quantity and other is present in larger quantity and both are soluble in same solvent। ऐसे दो लोग जिनमें से एक ही क्वांटिटी तो कम है, एक ही क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों लोग ही एक ही सॉल्यूशन के अंदर या एक ही सॉल्वेंट में मिक्स हो सकते हैं, तो उनको भी सेपरेट करता हूं मैं किससे, बेटा क्रिस्टलाइजेशन से। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल तुम्हें खुद पता लग जाना चाहिए था। याद करो, क्रिस्टल क्यों बने, वो नमक पानी से बाहर क्यों आया, क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पे अलग थी और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अलग थी। तो प्रिंसिपल क्या बना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग तापमान पे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग है। टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर घटाया सॉल्युबिलिटी घट गई। बढ़ाने के दौरान मैंने उसके अंदर बहुत सारा क्या डाल दिया, सॉल्यूट। जब टेम्परेचर घटेगा तो वो सॉल्यूट क्या होगा, बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो किसकी फॉर्म में आएगा बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में आएगा। सर बहुत क्रिस्टल क्रिस्टल कर रहे हो, क्रिस्टल होता क्या जल्दी बता दो, बोर्ड पे ध्यान दो। क्रिस्टल, ये सब क्रिस्टल है, ध्यान दो। क्रिस्टल क्या है, ए क्रिस्टल इज अ सॉलिड। क्या है बेटा, एक सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर जब पार्टिकल्स अरेंज हो जाए और एक सॉलिड बना दे, वही क्या है, क्रिस्टल। जैसे कि नमक के दाने, कौन सा नमक, रॉक सॉल्ट। क्रिस्टल ऑफ कैंडी शुगर, कैंडी शुगर क्या होती है बेटा, मिश्री। मिश्री सुना होगा सबने, मिश्री के दाने को क्या बोलते हैं बेटा, कैंडी शुगर। अच्छा, क्रिस्टल ऑफ फ्रोस्ट, फ्रोस्ट पाला जम जाता है ना, कभी सर्दियों में ध्यान दिया हो तो गाड़ी के शीशे पे, विंडोज के ऊपर, कांच पे पाला जम जाता है। जब उन चीजों को तुम उठाओगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हर एक पार्टिकल का जो फॉर्मेशन का तरीका है, जो अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। कुछ इस तरह से फ्रोस्ट दिखती है। स्नोफ्लेक्स, जो आपकी बर्फबारी होती है उस दौरान जो स्नो गिरती है, उसको जब हम देखेंगे, उसका ज्योमेट्री देखेंगे तो इतनी सुंदर ज्योमेट्री इस तरह से उसके निकल के आती है। तो ये सब क्या है बच्चे, क्रिस्टल्स। क्या ये बात मुझे क्लियर है, किसी को दिक्कत। अच्छा, एक पॉइंट हमारा यहां रहेगा क्या, व्हेन न्यू कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड दे ऑफन अकम्पेन्ड बाय अनवांटेड इंप्योरिटीज। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प टू सेपरेट द डिजायर्ड प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द अनडिजायर्ड इंप्योरिटीज। क्या बोला इसने, लैब में जब मैं और आप कुछ नई चीज बनाते हैं, कोई नई चीज बनाई कोई, तो उसके अंदर क्या होता है, नई चीज जो बननी चाहिए उसके साथ साथ कुछ कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज भी आ जाती हैं। अब इंप्योरिटीज को हटाने का एक तरीका होता है क्या बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन। कैसे हटी सर, पूरे प्रोसेस में कहीं तो हटी नहीं। याद करो, जब मैंने नमक वाले पानी को गर्म कर रहा था और नमक डाला और नमक डाला और नमक डाला, ठंडा करने से पहले मैंने एक काम किया था। क्या किया था, उसको छान लिया था। क्या किया था, उसको छान लिया। छानने के दौरान जो पार्टिकल उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे वो सारे क्या हो गए, अलग। तो इंप्योरिटीज को अलग करने में भी काम आता है क्या बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये बात मुझे क्लियर है, क्या मैं एक कदम आगे बढ़ सकता हूं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स इन इंडिया, बहुत सारे क्रिस्टल इंडिया में आते हैं, हमारे पास मिलते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में मेंशन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जो हम लैब में नहीं बना रहे हैं, वो नेचर ने बना के दिए हैं। वो आपको, जैसे कि हमने देखा स्नोफ्लेक्स, जैसे कि बर्फबारी हो रही है, वो क्या आता, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल। उसके अलावा जब हम माइंस में जाते हैं, उसमें से चीजें निकालते हैं, वो सब क्या है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स है। धरती के अंदर से निकलते हैं, वो भी क्या है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स। तो क्या बोला मैंने, ऐसे क्रिस्टल विच आर फाउंड इन नेचर लाइक माइंस, केव्स, इवन विद इन द अर्थ क्रस्ट, वो सब क्या कहलाते हैं, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल। में दो मेंशन किए गए हमारे न्यू एनसीईआरटी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, पहला तो क्या है बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है कहां का है, ये मां स्वामी केव। कौन सी बेटा, मां स्वामी केव, जो कहां पर है, सोहरा चेरापूंजी। चेरापूंजी कहां पे बेटा, किस स्टेट में चेरापूंजी, पता होना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा बारिश होती थी कहां पर,
मासिनराम, उसके बाद कहाँ होती है, चेरापूंजी में, याद रखना। उसके बाद क्या बोला मैंने, यहां पर क्रिस्टल्स मिलते हैं किसके, कैल्साइट के। किसके मिलते हैं बेटा, कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो कैल्साइट के क्रिस्टल मिलते हैं कहां बेटा, मासवामी केव, कहां पर है, सोहरा के। नेक्स्ट, ये जो क्रिस्टल दिख रहा है ये होता है क्वार्ट्स। क्या होता है बेटा, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स को तुमने अगर कभी सुना हो तो स्फटिक के नाम सुना होगा। स्फटिक, ये क्या होता है, क्वार्ट्स। इसकी लोग माला वाला पहनते हैं, कुछ कांच जैसा दिखता होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। क्या होता है बेटा, SiO2। ये भी एक नेचुरल एकरिंग क्रिस्टल है जो कि बहुत सारे स्टेट में इंडिया में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, खासकर हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्लियर। तो मासवामी केव कहां पर है बेटा, सोहरा चेरापूंजी के अंदर। उसके अलावा ये क्रिस्टल किसका दिख रहा है तुम्हें, क्वार्ट्स का। क्लियर है। तो क्रिस्टल क्या समझ में आ गया, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है इन अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न, वही क्या है बच्चे, क्रिस्टल्स। क्लियर। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, क्या, प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने हैं, जैसे मैंने आपको नमक के क्रिस्टल बनाने सिखाए, बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या बनाने हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अच्छा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, जल्दी बोलो सर। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। क्लियर, जब ये हाइड्रेटेड स्टेट के अंदर होता है। खैर वो हमारे काम की बात अभी नहीं है। चलो फटाफट से स्टेप नंबर 1 क्या आ गया। स्टेप 1 क्या कहता है, आपने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, ब्लू कलर का दिखता है, उसको 25 ml पानी में डालना है। किसमें डालना बेटा, 25 ml पानी में, और उसको डिसॉल्व कर देना है। और उसको क्या कर देना है, डिसॉल्व। साथ में आपने ड्रॉपर की सहायता से 1 ड्रॉप किसकी लेनी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी लेनी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डब्बा लोगे, डब्बे में क्या लिया, 25 ml पानी, 1 ग्राम क्या डाल दिया हमने, कॉपर सल्फेट, साथ में क्या डाल दिया, 1 ड्रॉप, क्या डाल दिया, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर। ये क्या काम करता है अभी बताएंगे। ये और अनवांटेड रिएक्शन ना हो इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। हर बार क्रिस्टलाइजेशन में डालना जरूरी नहीं होता, कुछ कुछ रिएक्शन में काम आता है, कुछ कुछ में नहीं आता। स्टेप 2 में क्या किया तुमने, इसको हीट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि बीकर को सीधा आग पे रखा, तुमने क्या रखा, वाटर बाथ में। किसमें रखा, वाटर बाथ क्या होता है, एक बड़ा सा डब्बा जिसमें पानी है, उसको आपने हीट पे रख दिया। पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, उस पानी के अंदर मैंने बीकर रखा जिसमें मेरी कोई चीज काम कर रही है। क्लियर। अब क्या किया, इसमें मैंने और डाल दिया, क्या, कॉपर सल्फेट। भर भर के डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता है। कब तक डालूंगा बताओ जरा, तब तक डालूंगा जब तक ये क्या ना हो जाए, इसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। मतलब क्या हो जाए, इसका एक्सट्रीमली सैचुरेटेड यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। जैसे सॉल्यूशन बन गया, मैंने आग को बंद कर दिया और इसको क्या कर दिया, छान लिया। किसमें डाल दिया बेटा, फिल्टर पेपर में। छानने से क्या हुआ, फिल्टर पर क्या होता है, एक फनल होती है, फनल के अंदर आप पेपर लेते हैं, उसको फनल की आकार देते हैं और उसको डाल देते हैं। क्लियर। उसके अंदर से आपने सॉल्यूशन को पास करवाया, जो भी अनवांटेड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो इस तरह से आपकी अलग हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूंगा। ढक के रखने से क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम। तो कम सॉल्युबिलिटी होने से जो एक्स्ट्रा आपका कॉपर सल्फेट है वो क्या आएगा, पानी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो किसकी फॉर्म में निकलेगा, ये सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सुंदर सुंदर क्रिस्टल की फॉर्म में। जब इसको मैं छान लूंगा, फिल्टर कर लूंगा, उसको ड्राई कर दूंगा, तो मेरे पास इस तरह के कॉपर सल्फेट के ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स बन के आ जाएंगे। क्लियर। तो पेपर में इसमें से कहीं से भी एक सवाल उठा के दे सकता है, ये कह देगा एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। क्लियर टू एवरीवन। चलो फटाफट से आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करता है प्योर क्रिस्टल बनाने में बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शंस। इसके होने से अनवांटेड रिएक्शंस नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉपर सल्फेट टॉक्सिक है तो इसको आपने अपने बेयर हैंड से छूना नहीं है, आपने ग्लव्स पहनने, उसके बाद इसको टच करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक होती है रैपिड कूलिंग, एक होती है स्लो कूलिंग। रैपिड बने तो फास्ट कूलिंग, रैपिड बने तो फास्ट कूलिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या, कि आपको कॉपर सल्फेट ठंडा करने के लिए ऐसे ही रख देना है, ढक्कन लगा के, उसको कुछ नहीं छेड़ना। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं रखते, ऐसे तो ठंडा होने में टाइम लगाएगा, मैं इसको फ्रिज में रख देता हूं। मैं इसको फ्रिज में, सर ठंडा ही तो करना है, आप भी ठंडा कर रहे हो, मैं भी क्या कर रहा हूं, ठंडा। आपने इसको बाहर रखा, मैंने इसको फ्रिज में रखा, बताओ ठंडा जल्दी कहां होगा, फ्रिज वाला होगा ऑब्वियसली। फर्क क्या पड़ेगा, क्या क्रिस्टल में कोई फर्क पड़ेगा,
बिल्कुल पड़ेगा। जब भी आप रैपिडली कूल कर रहे हो, फटाफट से तेजी से कूल कर रहे हो, इसने क्या किया, आइस बाथ में रख दिया, मैंने फ्रिज में रख दिया, बातें की है, तब जो क्रिस्टल बनेंगे वो याद रखना छोटे क्रिस्टल होंगे। क्या होंगे बच्चे, स्मॉल क्रिस्टल्स। क्या बनेंगे बेटा, स्मॉल क्रिस्टल्स। स्मॉल और लेस वेल फॉर्म्ड, उनकी शेप भी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनते रहे, शेप बनाने का तो मौका मिला ही नहीं। देखो तो ऐसे छोटे 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 दाने बन गए। क्लियर, स्मॉल एंड क्या बोला बेटा, लेस वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बन करके आएंगे। लेकिन जब मैंने किया था, मैंने इसको बाहर रख दिया था ढक्कन लगा के, मैंने छेड़ा नहीं, मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा, उस केस में क्या होगा, सुंदर सुंदर बड़े बड़े और बहुत अच्छे तरीके से बने हुए क्रिस्टल मिलेंगे। तो क्या बोला, जब भी क्या होगी, स्लो कूलिंग, क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, लार्ज बनेंगे एंड वेल फॉर्म्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चे, वेल फॉर्म्ड। क्या ये बात मुझे क्लियर है? इस क्रिस्टल में और इस क्रिस्टल में दिन रात का अंतर है, याद रखना। क्लियर, किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं हम एक प्रोसेस की जो एंशिएंट इंडिया में चला करता था। इंडियाज साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नाम से आपके नई बुक में कॉलम दिया गया है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे तो पर्सनली ये कॉलम। दो तीन नए कॉलम आए, आपने ध्यान दिया हो तो। एक तो इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, एक दिया हुआ है लेट्स मीट अ साइंटिस्ट। ये कॉलम मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि इससे जो आपको जानकारी मिलती है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। उससे आपको पता लगता है कि हमारा समाज कितना डेवलप्ड था और इतने डेवलप्ड समाज के अंदर कैसी कैसी टेक्निक्स यूज होती थी, जिसको हम आज नए नए नामों से जान रहे हैं। बस हमने इनहेरिट नहीं किया, कुछ ऐसे बीच में वर्ष आए, कुछ ऐसे डेकेड्स आए कि हमारी वो चीजें वहीं की वहीं रह गई। बहुत सारे केस में, हालांकि सारी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हमारा आगे लेके भी आए, कुछ चीजें ऐसी रह गई जो साइंस के मामले में हमें यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से कागजों पे दिखने में पीछे लगती हैं, पर असल में पीछे हम कभी भी नहीं रहे। क्लियर, चलो आ जाओ। तो दो तरह के सॉल्ट है, एक सॉल्ट है पंगा सॉल्ट। कौन सा बेटा, पंगा सॉल्ट, पंगा नमक। दूसरा कौन सा है, करकच सॉल्ट, यानी कि करकच नमक। दोनों सॉल्ट बनाए जाते थे समुद्र के किनारे पे। कैसे, एक सॉल्ट बनता था, आपने समुद्र से पानी इकट्ठा किया, पानी को इकट्ठा करके किसमें डाल दिया आपने, इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में, और उसको उबालना शुरू कर दिया। उसको क्या कर दिया, उबालना शुरू। उबालने के बाद आपने क्या किया, उसको बेटा ठंडा ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद आपको क्या मिल गया, उसमें से नमक। क्या मिल गया, नमक। जब पानी उबलेगा 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 तो क्या होगा, सारा पानी उबल जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, वो हमें मिल गया। बोलो क्लियर। दूसरा केस, लोगों ने क्या किया, समुद्र का पानी लाए और बड़े बड़े खेत बना दिए। बड़े बड़े क्या बना दिए, खेत। उसमें बड़ी बड़ी इस तरह से क्यारियां बना दी। देखो जरा, देख पा रहे हो बच्चों, इसके अंदर उन्होंने कोई बॉइलिंग नहीं करी। इन्होंने क्या किया, इसको धूप में छोड़ दिया। क्या किया, धूप में छोड़ा तो धीरे 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 सारा पानी क्या हो गया, इवेपोरेट। क्या हो गया, इवेपोरेट। और नीचे क्या बच गया, नमक। सर वहां बॉइलिंग करी और नीचे क्या बच गया, नमक। यहां इवेपोरेट किया और नीचे क्या बच गया, नमक। दोनों सॉल्ट में फर्क क्या है, वहां पर ध्यान देना। आपने जो काम किया था बहुत तेजी से किया था, गर्म किया, फटाफट से नमक मिल जाए। उस केस में जो नमक बनेगा वो बहुत छोटे छोटे दाने मिलेंगे और बहुत फाइन क्रिस्टल्स बनेंगे। लेकिन इस केस में जो नमक मिलेगा ना बेटा, वो बहुत स्लो प्रोसेस से बना है। किससे बने, बहुत स्लो प्रोसेस से। उस केस में जो नमक मिलेगा, बड़े बड़े दाने मिलेंगे। क्या बनेंगे बेटा, बड़े बड़े लार्जर एंड वेरीड क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्लियर। तो दो तरह के सॉल्ट, एक कौन सा, पंगा नमक, एक कौन सा, करकच। पंगा किससे बनता है बेटा, बॉइलिंग से। किससे बनता है बच्चे, याद रखना, बॉइलिंग से। क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स। करकच किससे बनता है, याद रखना, अरे बोलो भाई सर, इवेपोरेशन से। किससे बनता है, इवेपोरेशन से। और जो बनते हैं क्रिस्टल वो क्या बनते हैं सर, लार्ज क्रिस्टल बनते हैं। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? तो ये एक तरह का हमने साइंस को हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन गया उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या इतने कहानी में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल आपके और मेरे सामने पेश है, पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2 और 3 पुरानी वीडियोस में डन है। चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। रेफर टू द सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन इन एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर ये वाला आपका ग्राफ दिया गया था। क्या आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा है? क्या बोला इसने, इफ इक्वल मासेस ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी आर कूल्ड फ्रॉम 80 डिग्री टू 60 डिग्री, विच सॉल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड। अरे बहुत ज्यादा आसान सवाल है। क्या बोला, सवाल समझो। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। हमने दोनों की देखनी सॉल्युबिलिटी। क्या देखनी बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एंड सॉल्युबिलिटी
ऑफ बी। इसे दो तापमान दिए, एक तापमान दिया 80 डिग्री सेल्सियस, ओके, एक तापमान दिया 60 डिग्री सेल्सियस। मुझे फटाफट से आप ग्राफ में देख कर बताओ 80 डिग्री के तापमान पर सर ए कितना पानी में डिसॉल्व था। 80 कहां है, ये रहा जी। 80 के आसपास ए कितना डिसॉल्व हो रहा है, देखो जरा। सर मेरे हिसाब से ये लाइन जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है लगभग यहां पर। तो 80 डिग्री पे ए डिसॉल्व हो रहा है कितना बेटा, 70 ग्राम। कितना हो रहा है बेटा जी, सर 70 ग्राम। क्लियर। 60 डिग्री पे जब आएगा ए, 80 पे है, जैसे 60 पे लाऊंगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो कुछ ए पानी से बाहर आएगा। बहुत ऑब्वियस, अभी सिखाया था। तापमान ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तापमान कम सॉल्युबिलिटी कम। 80 से 60 पे आने में 10 डिग्री के तापमान में कमी आ गई, जिसकी वजह से ए बाहर आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री पे सर ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 60 डिग्री, ये रहा। 60 पे सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है सर, 60 ग्राम ही आ रही है। कितनी आ रही है, 60 ग्राम। ध्यान दो, इसका मतलब जैसे ही यहां से यहां ए आएगा तो उसके अंदर कितना ए डिपॉजिट हो जाएगा सर, 10 ग्राम। कितना डिपॉजिट हो जाएगा, व्हेन कूल्ड फ्रॉम 80 टू 60 डिग्री, अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, तो ए का तो कितना हुआ सर, 10 ग्राम। जब बात कर रहा हूं बी की, जल्दी बता दो 80 डिग्री तापमान पे बी कितना डिसॉल्व था सर, ये लाइन जाने दो, जाने दो, कितना हो गया, 360। कितना हो गया बेटा, 360 ग्राम। सर 60 डिग्री पे कितना था, ये रहा, दे रखा है 287 ग्राम। जब मैं बी को 80 से 60 लाऊंगा तो कितना बी डिपॉजिट हो जाए, जल्दी बताओ। 360 माइनस 287, 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 2 गया 0। कितना आ गया बेटा, 73 ग्राम। फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। जब ए को 80 से 60 लाए तो ए कितना डिपॉजिट हुआ, 10 ग्राम। लेकिन बी को जब 80 से 60 लाए तो बी कितना डिपॉजिट हुआ, 73 ग्राम। तो योर आंसर वुड बी बी विल बी डिपॉजिटेड मोर एज कंपेयर टू ए। क्या ये बात मुझे क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। पेपर में सवाल आएगा तो याद रखना, एक्सप्लेन करके लिखना, खाली बी मत लिख देना, मूर्खता नहीं करनी किसी ने। बोलो क्लियर है, किसी को दिक्कत। तो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्युबिलिटी नहीं समझ में आई तो एक बार पहले पिछली वीडियो देख लेना जाके, ताकि सॉल्युबिलिटी कर्व की कहानी तुम्हें समझ में आ जाए। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, एक और क्वेश्चन पॉज एंड पॉन्डर का। Will there be any change in size of common salt crystals if the rate of evaporation is increased or decreased? सोच के बताओ जल्दी से, 5 सेकंड का समय है तुम्हारे पास। मेरा आंसर तो आ गया, जल्दी करो। 5 सेकंड ओवर हो गए। ध्यान दो, अगर इवेपोरेशन के रेट को तेज कर दूं या स्लो कर दूं, उससे सॉल्ट के जो क्रिस्टल बनेंगे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? सर अभी तो आपने बताया था, फास्ट इवेपोरेशन के केस में क्रिस्टल छोटे छोटे बनेंगे, स्लो इवेपोरेशन में क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे। इतनी सी बात है। तो मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। स्लो इवेपोरेशन हुआ, क्या हुआ बेटा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह, याद रखना। स्लो इवेपोरेशन, जब क्या होगा, स्लो इवेपोरेशन। जल्दी बोलो क्या होगा, लार्जर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। लेकिन जब क्या होगा बेटा, फास्ट इवेपोरेशन। क्या होगा, फास्ट इवेपोरेशन। तब क्रिस्टल कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, बहुत सुंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। क्या लिख दो बेटा, स्मॉलर क्रिस्टल्स आर फॉर्म। क्या मुझे यहां तक की कहानी क्लियर है? पॉज एंड पॉइंटर के 2 सवाल हमने यहां तक कर ली। क्रिस्टलाइजेशन की सारी कहानी कर ली, उसमें हमने ये भी देख लिया एक्टिविटी कैसे करनी है, हमने ये देख लिया क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे है, कहां कहां काम आता है और क्रिस्टल क्या होते हैं, और हमने उसमें इंडिया का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी देख लिया, और वहीं पे हमने आपकी 2 क्रिस्टल्स के बारे में स्पेसिफिकली बात भी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, चलिए कहानी सीखते हैं।
डिस्टिलेशन काम कब आता है? डिस्टिलेशन तब काम आता है जब दो लिक्विड्स मिल जाए। जब दो लिक्विड, आप सुन लो फिर पढ़ लेना, बाद में लिखने का समय दे देंगे, समझा भी देंगे। डिस्टिलेशन कब काम आता है बेटा? जब ऐसा केस आ जाए कि दो लिक्विड्स आपस में मिल जाए, दोनों लिक्विड है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो कौन सा मिल गया। मम्मी ने कहा कि अब इन्हें अलग करके दो। सर दो लिक्विड मिला दिए, अलग कैसे हो जाएंगे? अलग करने का ही तरीका कौन है? डिस्टिलेशन। दो लिक्विड ऐसे होने चाहिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का हो। सर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का क्या मतलब आपको? बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान जहां पर कोई चीज बॉइल होना शुरू होती है। मान लो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? सर 100 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं कि उसमें कोई ऐसा लिक्विड मिल गया जो पानी जैसा ही दिखता है। दिखता कैसा है? पानी जैसा ही, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री। मतलब वो कब उबलता है? 150 पे। क्लियर? पानी उबलता है 100 पे, वो कब उबलता है? 150 पे। इसको अलग करना है। जब ऐसा केस आए, ऐसे सब्सटेंस को अलग करना पड़े, तो मैं हेल्प लेता हूं किसकी बच्चे? डिस्टिलेशन की। किसकी हेल्प लेता हूं बच्चे? डिस्टिलेशन की। सर होता क्या, थोड़ा बता भी दो, सुन लो जरा, यहां ध्यान दो, सबका ध्यान इधर आ जाए। डिस्टिलेशन में क्या करना है कि तुमने वो डब्बा लिया, डब्बे में पानी भी है और एक कंपाउंड और मिक्स है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, जो कंपाउंड मिक्स किया उसका बॉइलिंग पॉइंट 150, याद रह जाएगा। अब मैं इसको अगर उबालना शुरू करूं, क्या करूं बेटा? उबालना शुरू। मैंने टेम्परेचर ले लिया 50 डिग्री। कितना ले लिया? 50। कोई भी उबलेगा दोनों में से? सर कोई नहीं उबलेगा। 70 पे कोई नहीं उबलेगा। 100 पे कौन उबलेगा? पानी उबलेगा। क्या जो कंपाउंड मिलाया वो उबलेगा? ना सर। अगर उस पानी को उबालते 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 भाप बनने लगे और उस भाप को मैं अलग से इकट्ठा कर लूं, ध्यान सुनना, पानी उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है, और क्या बन गई उसकी? भाप। और भाप को अलग से इकट्ठा कर लूं और ठंडा कर दूं, तो क्या पानी अलग नहीं हो गया? पानी अलग हो गया सर। और जो पीछे रह गया वो कौन सा है? दूसरा बंदा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 150। तो बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से मैंने दो चीजों को सेपरेट कर दिया। क्लियर है? तो इसकी कंडीशन क्या थी? कम से कम जो तापमान में, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। उससे कम पे सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करता, फ्रैक्शनल काम कर जाएगा। क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकता हूं फटाफट से? चलिए। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर। आपने क्या करना है? होमोजीनियस मिक्सचर आ गया, दो लिक्विड्स का जो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे? अंटिल द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेरे केस में पानी कम था, याद है 100 था, दूसरे बंदे कितना था? 150 था। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज, वो क्या हो जाए? भाप बन के उड़ जाए। द वेपर इज देन कूल्ड टर्निंग बैक इनटू लिक्विड। मैंने उन भाप को इकट्ठा किया और उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से वो पानी अलग हो गया और पीछे जो बच गया वो क्या रह गया? आपका कंपाउंड नंबर बी, यानी कि दूसरा। इसी प्रोसेस का नाम क्या है बच्चे? डिस्टिलेशन है। कोई दिक्कत इसके अंदर? इंपॉर्टेंट कहानी मैंने बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद करो मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन आए, कब काम करेगा? जब दोनों लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला मैंने? दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड। मान लेते हैं कि मेरे पास पानी आ गया, पानी के अंदर बहुत सारी चीजें सॉलिड्स मिक्स हैं। क्या मिक्स हैं? सॉलिड्स। मैं उन सॉलिड से उसके छुटकारा पाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि नमक मिक्स है। क्या मिक्स है? नमक। नमक से पानी अलग करना है, कैसे करूंगा? सर पिछले केस में आपने कहा कि इवेपोरेट कर दो। इवेपोरेट करने से तो बेटा नमक रह जाएगा, पानी तो उड़ गया। मुझे पानी भी चाहिए, पानी कैसे लूंगा मैं क्या करूंगा? उसको उबालना शुरू करूंगा और जहां पर से वेपराइज हो रहा है, पानी उबल के निकल रहा है, वहां पे कोई चीज लगा दूंगा। जिससे क्या होगा? उस ट्यूब से पानी का जो भाप है वो कहीं और जाएगी। जब भाप कहीं और जाएगी तो वहां जाके वो क्या हो जाएगी? कूल डाउन। कूल डाउन होगी तो पानी में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इस मेथड से मैं इसको भी यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट क्या क्या बेटा? स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है? अच्छा, स्टेप्स से पहले मैं कुछ और सीखता हूं। इस डायग्राम से ध्यान दो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इससे मुझे और क्लैरिटी मिलेगी। क्या हो रहा है देखो जरा। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मिक्सचर। क्या डाल दिया बेटा इसके अंदर? मैंने मिक्सचर। इसने एग्जांपल लिया एसीटोन और पानी का। किसका लिया बच्चे? एसीटोन और पानी का। इसका मिक्सचर इसमें डाल दिया। जैसे इसको गर्म करना शुरू किया, ये उबलने लगा उबलने लगा उबलने लगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका कम है? एसीटोन का। कितना है? 56। पानी कितना है? 100। डिफरेंस 25 से ज्यादा है कि नहीं है? है सर। 56 डिग्री 57 डिग्री के आसपास जब तापमान आएगा तो क्या होगा?
एक बंदा इवेपोरेट होगा। कौन इवेपोरेट होगा बेटा? एसीटोन। कौन इवेपोरेट होगा? एसीटोन। थर्मोमीटर क्यों लगाया? ताकि मैं टेम्परेचर चेक कर सकूं। इवेपोरेट होकर कहां जाएगा? इस ट्यूब में। कहां जाएगा? इस ट्यूब में। इस ट्यूब की खास बात क्या है? इस ट्यूब के दोनों तरफ दो पाइप्स हैं। दो क्या है बच्चे? पाइप्स। उन पाइप्स में बह रहा है ठंडा ठंडा पानी। क्या बह रहा है? ठंडा ठंडा पानी। पानी की वजह से जो वेपर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कूल डाउन। और जैसे ही वेपर कूल डाउन होंगे वापस क्या बन जाएंगे? लिक्विड। वापस क्या बन जाएंगे? लिक्विड। और ड्रॉप ड्रॉप करके एसीटोन मेरे पास यहां पे इकट्ठा होता चला जाएगा। एसीटोन इकट्ठा होता चला जाएगा। धीरे धीरे टाइम आएगा यहां से कुछ भी वेपराइज नहीं होगा। 57 डिग्री पे, 56 डिग्री पे, 58 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, लगभग ये तापमान में रखूंगा। क्लियर? +- 5 हम से लेके चलते हैं। तो अगर 60 डिग्री करने पर भी यहां पर कुछ नहीं इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब सारा का सारा एसीटोन इवेपोरेट हो गया और इस फ्लास्क के अंदर आ गया। पीछे तो बच गया, वो कौन है? पानी। क्लियर? तो फटाफट से स्टेप्स लिखने हैं। डायग्राम समझ में आ गया? स्टेप्स देखो। पहला स्टेप क्या है? हीटिंग। मिक्सचर को हीट करोगे। फिर वेपराइजेशन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसको वेपराइज करोगे। कूलिंग या कंडेंसेशन, उसको आप साइड वाली पाइप से ले जाके क्या करोगे? कंडेंस करोगे, जिससे उसके वेपर वापस में किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में। नेक्स्ट क्या हो गया? कलेक्शन। पाइप के नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क लगाओगे जिसमें वो कलेक्ट हो जाएगा। और सेपरेशन, इस तरह से आप क्या होगा? दोनों को सेपरेट कर दिया। फटाफट से वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप्स लिख ले, डायग्राम बना ले। अगर सवाल आता है डिस्टिलेशन क्या है, 5 नंबर का, आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, आपको डायग्राम भी बनाना। क्या यहां तक कहानी क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने कहा आपको कि अगर तापमान बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री या उससे ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन काम करेगा। लेकिन अगर 25 डिग्री से कम आपके पास डिफरेंस आ गया, तब जो डिस्टिलेशन काम करती है वो होती है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंडस्ट्रीज में यही काम आती है। अब जो डिस्टिलेशन वहां किया, वहां पर एक सिंपल ट्यूब थी जिसके अंदर से लिक्विड जा रहा था और यहां से पास हो जा रहा था। यहां पर ट्यूब के बीच में फ्रैक्शन आ जाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन। छोटी ट्यूब में तो ग्लास के फ्रैक्शन होते हैं, बड़ी में आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कई कई मंजिल की ट्यूब बनती है जिसे हम डिस्टिलरी बोलते हैं। इंडस्ट्रीज में देखोगे तो बहुत बड़े बड़ा फ्रैक्शन कॉलम बनता है। क्लियर? वो भी दिखाएंगे आप। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास वेपर बन के ऊपर गया तो इन कॉलम से टकरा के वेपर क्या होते हैं? ठंडे। क्या होते हैं? ठंडे। और ठंडे होके वापस नीचे आ जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम बॉइलिंग होती है, मल्टीपल टाइम वेपराइजेशन होता है, उसके बाद कोई चीज जाके यहां पर क्रॉस कर पाती है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, तब ये वाली चीज काम आती है। क्लियर? तब वही पार होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पे है, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि थोड़ी सी डीप बातें होगी जो आपके काम की बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या बोला? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट कब है? जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर बेटा? मैंने क्या बोला? कहां काम आएगा? इंडस्ट्रीज में काम आएगा। कहां काम आएगा? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में कब काम आता है? जब हमारे पास क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से हम बहुत सारे कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि आपके पास पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम गैस आ गई, केरोसिन ऑयल, डीजल आ गया, या फिर आपके पास बहुत सारे एरोप्लेन फ्यूल आ गया, एलपीजी आ गई। ये सारी इसी तरीके से बनती है। कैसे बनती है? ध्यान दो। अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम। इस तरह से मैं क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जिसकी खबरें बहुत सुनते हो, कभी तेल का रेट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो वो क्रूड ऑयल होता है। इस तरह से भट्टी यानी कि फर्नेस में डाल दिया आपने, नीचे लगी हुई भयंकर आग। क्या लगी हुई? भयंकर आग। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले उड़ता हुआ चला जाएगा, यस और नो। फिर वो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां होता क्या है कि सारी चीजें सेपरेट। सबसे ऊपर क्या बनती है? पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में भर देते हैं तो क्या नाम बन जाता है बेटा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिससे आप घरों में खाना बनाते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोल, फिर आता है आपका एविएशन फ्यूल और केरोसिन, फिर आपका क्या आता है? डीजल आता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम मोबिल वगैरह कह देते हैं, ग्रीस कह देते हैं। लास्ट में बिट्यूमेन आता है जिससे आप सड़कें बनाते हैं। तो ये जो सेटअप आपको इतना सा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा मंजिलों का होता है, जिसके अंदर इस तरह से क्रूड ऑयल से अलग अलग चीजें बना करके आपके रोजमर्रा के कामों के लिए बेची जाती है। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? चलिए, तो यहां पर डिस्टिलेशन की कहानी डन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी डन होती है। और आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया है। अब हमने एक नई चीज पढ़नी है। क्या? इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, जिसके अंदर हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ ली है, दूसरी चीज अब हम पढ़ेंगे। ये क्या बना रखा है सर? तामझाम सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपके बुक के अंदर दी गई है। फटाफट से उसको हम पढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं देग भपका मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे? देग भपका मेथड।
ये बहुत बहुत सालों से हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता रहा है। कौन सी इंडस्ट्री में? कन्नौज नाम की जगह है जिसको हम बोलते हैं परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको? कन्नौज। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी डिस्टिलरीज है, वहां परफ्यूम बनते हैं, परफ्यूमरीज है। अब इस मेथड में क्या होता है? इसमें डिस्टिलेशन ही होता है। क्या होता है बच्चे? डिस्टिलेशन, जिसको हम अभी पढ़ के आए। इसमें क्या हुआ? एक बड़ा सा मटका रखा, मटके को बोलते हैं देग। क्या बोलते हैं? देग। उसमें डाला पानी। क्या डाला? पानी। उसके नीचे लगा दी आग। अब जब पानी उबलता है तो मटके के अंदर क्या होता है? मिट्टी है, साथ में पानी है, उसकी खुशबू लेके पानी उड़ता है। जब पानी उड़ता है तो मैं उसको इस तरह से एक दूसरी साइड से निकाल लेता हूं, पाइप से निकाल लेता हूं, जिसे हम कंडेंसर बोलते थे ना। कूलिंग चैम्बर से होते हुए जाती है और दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाती है। जब दूसरी तरफ इकट्ठा होती है तो एक परफ्यूम का रूप ले लेती है और उस परफ्यूम में किसी खुशबू आती है? मिट्टी की खुशबू आती है। किसकी आती है बेटा? मिट्टी की। तो इसे हम बोलते हैं मिट्टी का इत्र। क्या बोलते हैं? मिट्टी का इत्र। और इस टेक्नोलॉजी को जिंदा रखने के लिए, कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर बहुत ज्यादा हेल्प करती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, छोटे बिजनेसमैन की और आपके फार्मर्स की, ताकि वो इस तरह से पौधे उगाएं और इस तरह की इंडस्ट्री को जिंदा रखें। तो ये क्या आपका देग धपका मेथड। क्या यहां तक कहानी में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ बेटा? पेपर क्रोमेटोग्राफी। होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने का तीसरा मेथड क्या आ गया बच्चे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। सर ये क्या होता है? पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट बुक क्या कहती है, एक्चुअल में क्या होता है, उसकी बातें करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में आपको किसी चीज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट सेपरेट करके दे देता है। सेपरेट करता किस बेसिस पे है? कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट, मेरे केस में सॉल्वेंट में पानी लेके चलूंगा, हालांकि हम बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ कितनी अच्छी इंटरेक्शन करता है। सर कुछ समझ नहीं आया, ध्यान सुनो। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्विमिंग पूल है। क्या है बच्चे? इधर ध्यान, बोर्ड पे सबका ध्यान। क्या है बच्चे? एक स्विमिंग पूल। इस तरह से इसमें पानी है, पानी है, पानी है, पानी। क्लियर? अब इस स्विमिंग पूल के आगे मैंने 4 लोग खड़े कर दिए, बंदा नंबर ए, बंदा नंबर बी, बंदा नंबर सी और बंदा नंबर डी। मैंने जैसे ही विसल बजाई, ये चारों के चारों पानी में कूद गए। इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दी बेटा? स्विमिंग स्टार्ट कर दी। अब सबकी स्विमिंग की स्पीड क्या होगी? अलग अलग। अरे सबकी स्विमिंग स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी? अलग अलग, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी नहीं है, कोई तेज भाग दौड़ता है, कोई धीरे तैरता है। थोड़ी देर बाद जब चेक किया तो मुझे यहां पर ए मिला। यहां कौन मिला? ए। यहां मिला बी, यहां मिला सी और डी पूल को पार कर चुका था। शुरू में अगर मैं किसी को कहूं कि कौन आगे कौन पीछे, क्या कोई बता पाएगा? क्या कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी क्लियर होगी। यहां कौन बैठा हुआ है? ए। यहां कौन बैठा हुआ है? बी। यहां कौन बैठा हुआ है? सी। यहां कौन बैठा हुआ है? डी। बस कुछ इस तरह से ही मैं कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता हूं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। इसमें मैंने करना क्या होता है? मैं लेता हूं एक पेपर की स्ट्रिप। क्या ली बेटा? एक पेपर की स्ट्रिप। इस पेपर के स्ट्रिप पे एक मार्क लगा देता हूं और उसके ऊपर जिस कंपोनेंट के चीज, जिस सब्सटेंस के कंपोनेंट सेपरेट करने हैं उसकी एक डॉट लगा दी। क्या लगा दी? एक डॉट। इस स्ट्रिप को उठा के रख दिया मैंने पानी में। किसमें रख दिया? पानी में। मान लेते हैं इसमें 2 लोग हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? स्ट्रिप पे पानी चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, पानी ऊपर जाएगा। पानी कहां जाएगा? ऊपर। पानी के साथ एक कंपोनेंट भी कहां जाएंगे? ऊपर। लेकिन पानी के साथ कंपोनेंट जाने की स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। ए मान लो पानी से बढ़िया दोस्ती है, तेज भागेगा। बी की दोस्ती बढ़िया नहीं है तो स्लो भागेगा। थोड़ी देर बाद नजारा क्या दिखा? नजारा क्या दिखा कि यहां से ए नाम का बंदा पहुंच चुका है यहां तक। कौन पहुंच चुका है यहां तक? ए। और थोड़ा सा ही ऊपर गया कौन? बी। क्या ए और बी अब सेपरेट नहीं हो गए? पहले एक डॉट के अंदर ए भी था और बी भी था। अब जब जब पानी ऊपर जाता रहा उनके साथ कंपोनेंट को भी ले गया। इसे हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया? डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? दिस इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक मेथड किस चीज का? कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। प्रिंसिपल क्या है? इट यूजेस द डिफरेंस इन इंटरेक्शंस। किसका डिफरेंस देख रहे हैं बेटा? इंटरेक्शन किसका? ऑफ द कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट इंटरेक्शन किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। जनरली सॉल्वेंट क्या लेते हैं हम? पानी लेते हैं। एंड द पेपर, पेपर और सॉल्वेंट से किसकी कितनी बनती है उस हिसाब से हम उनको सेपरेट कर देते हैं। जिसकी ज्यादा बनती है वो ऊपर निकल जाएगा, जिसकी कम बनती है वो नीचे रह जाएगा।
द लिक्विड कैरीज द सब्सटेंस अप द पेपर, ये सिखाया, लिक्विड जो है वो सब्सटेंस को पेपर के ऊपर लेके चलेगा, सेपरेटिंग देम बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव, जो ज्यादा तेज भागेगा वो दूर मिलेगा, जो कम तेज भागेगा वो पास मिलेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 5.5 है। पहला स्टेप, टेक अ 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, एक पेपर स्पेशल आता है इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर, नाम मिले तो हम फिल्टर पेपर से भी काम चला लेते हैं। हमने 3 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ले ली, क्लियर। ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 2 सेंटीमीटर पे मैंने क्या लगा ली, एक लाइन लगा ली, और उस लाइन पे क्या लगा दी, एक डॉट। डॉट किसकी लगाई, एंड मार्क अ स्पॉट विद ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन से क्या लगा दी, एक स्पॉट। ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का स्केच पेन। क्या हो गया बच्चे, ब्लैक कलर का स्केच पेन, मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूं, क्लियर। किसी को दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट हमने क्या बोला, प्लेस द पेपर स्ट्रिप विद द इंक स्पॉट वर्टिकली इनटू द कंटेनर, एक कंटेनर में वर्टिकली हमने किसको डालना है बेटा, इस स्ट्रिप को। हमने स्ट्रिप ली 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे क्या लगाया, एक मार्क किससे लगाया, ब्लैक कलर के मार्कर से, और स्ट्रिप उठा के इस जार में डाल, क्लियर। जार में ऑलरेडी क्या है बच्चे, पानी। क्या है, पानी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, पानी का लेवल कहां तक होना चाहिए, द वाटर लेवल शुड बी बिलो द स्पॉट, जो स्पॉट लगाया है पानी उससे नीचे होना चाहिए, पानी उसके बराबर भी नहीं हो सकता, पानी उसके ऊपर भी नहीं हो सकता, याद रह जाएगा। वाटर लेवल मस्ट भी कहां होना चाहिए, स्पॉट से नीचे। ये स्पॉट है तो पानी से नीचे। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पेपर है इसके ऊपर पानी जाएगा, पानी इसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। पानी ऊपर जाएगा तो ये स्पॉट भी ऊपर जाएगा। अरे यस और नो जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जाएगा। स्पॉट ऊपर जाएगा तो स्पॉट में बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लैक कलर में तो बहुत सारे कलर दिखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो सारे कलर्स क्या सेम स्पीड में भागेंगे, नहीं सर। जो तेज भागेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो स्लो भागेगा वो नीचे। फाइनल रिजल्ट मुझे ये दिखेगा, फाइनल, ये एक्चुअल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट मुझे ये दिखेगा, सबसे ऊपर हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट, यहां तक पानी आया, जो एक कंपोनेंट यहां रुक गया, एक कंपोनेंट यहां रुक गया, एक कंपोनेंट यहां रुक गया, ब्लू शेड यहां रुका, येलो यहां रुका, मजेंटा यहां रुका और ब्लैक ऊपर। क्या सारे कंपोनेंट इनके सेपरेट नहीं होगी? इसी मेथड से मैं अलग अलग चीजों के कंपोनेंट सेपरेट करता हूं, जैसे कि डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनच लीव्स, पालक के पत्ते लें, उसका ग्रीन एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसकी एक बूंद यहां लगाएं, उसके भी कंपोनेंट इस तरह सेपरेट हो जाएंगे। किससे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो किया क्या इसने कि कंपोनेंट्स की पानी के साथ मिलके कागज पे भागने की स्पीड अलग अलग है, उस स्पीड को हमने फायदा उठाना है, और जिसकी स्पीड ज्यादा वो ऊपर मिलेगा, जिसकी स्पीड कम वो नीचे। इससे हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो कंपोनेंट वहां प्रेजेंट है या नहीं। आगे बड़ी क्लासें पढ़ोगे, आरएफ वैल्यू निकालते हैं, उससे कहानी क्लियर होती है। हमारे सिलेबस फिलहाल के लिए थ्योरी ही है, क्लियर। और कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम द फ्लावर पेटल्स, आप कोई फ्लावर लें, उसके पत्ते को निचोड़ दें, उसमें से कलर निकलेगा, उस कलर को भी यहां पुट करके उसके भी कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कहानी किसकी होती है बच्चे? पेपर क्रोमेटोग्राफी की। क्या बात मुझे क्लियर है? सवाल आ गया फटाफट से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। दी गए कथन सत्य है या झूठ है? अगर झूठ है तो उनको सही भी करना है, क्लियर। ये सब करने के लिए आज की क्लास आपको पूरी पढ़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या है? सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। बोलो सत्य है कि नहीं? बोला एक सॉल्यूशन है, इसमें नमक और पानी है, उसमें से सॉल्ट अलग करना है, क्या अलग हो जाएगा? भाप बना के पानी को उड़ा दो, नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। तो बिल्कुल क्या है पहली स्टेटमेंट तो बच्चों सर 100% क्या है? ट्रू। कोई दिक्कत? डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने तो 4 बार तो दिखवा लिया। डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ही क्या है कि दो लोग मिक्स हो गए हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लोअर वाला बॉइलिंग पॉइंट को पहले अलग कर लोगे, हायर वाला पड़ा रहेगा। कम से कम डिफरेंस 25 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल में कम पे भी काम चल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई सर? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स। करेक्ट क्या होगी? डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। कब? व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कितना बच्चे? 25 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे मेरा डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी सीखिए, द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। और अभी तो सिखाया मैंने, क्या कहा था? सवाल आएगा, आ गया। क्या बोला था मैंने?
कभी भी वाटर लेवल, सॉल्वेंट लेवल क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे, याद करो, बिलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पॉट के नीचे। ऊपर हुआ तो काम नहीं होगा, तो स्टेटमेंट क्या होगी बच्चे, फॉल्स होगी। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी मिल रही है टॉपिक की। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर सेम प्रोसेस। अरे बोलो भाई, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन सेम है क्या, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है, भाप बन के चीज का उड़ जाना। क्रिस्टलाइजेशन क्या कर रहे थे आप, क्रिस्टल्स बना रहे थे। क्या बना रहे थे आप, क्रिस्टल। याद करो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसको ठंडा किया, धीरे धीरे क्रिस्टल बन गए। इवेपोरेशन में क्या होता है, आपने सब आंसर दिया, कोई चीज भाप बन के उड़ गई, वो क्या हो गया, इवेपोरेशन। तो दोनों बातें बिल्कुल क्या है, अलग अलग। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है, किसी को दिक्कत। चलिए, तो आज के लिए हमने तीनों के तीनों होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक सीख ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है। क्लियर, लेक्चर नंबर 4 है लेकिन चैप्टर का पार्ट 2। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। हमने शुरुआत कहां से की बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर इसको रैप अप करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो, जल्दी बताओ। आपने चीज को मिक्स किया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को गर्म किया और चीज मिक्स होगी, ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड। फिर क्या किया, उसको छान लिया, उसको अलग रख दिया, धीरे धीरे क्या बन गए, क्रिस्टल बन गए। वही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, अगर धीरे धीरे बनाओगे तो क्रिस्टल कैसे बनेंगे, बड़े बड़े। फास्ट फास्ट बनाओगे क्रिस्टल कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या देखा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था, याद करो, दो ऐसे लिक्विड मिक्स हो गए जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। डिफरेंस कितना है, कम से कम 25 डिग्री का। तो आपने क्या किया, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला, गर्म किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया वो उड़ता हुआ निकल गया। हमने कंडेंसर में से निकाला, कंडेंसर के आगे एक डब्बा लगा दिया या कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया, उसमें वो चीज इकट्ठी होती गई। जब वो इकट्ठी होना बंद होगी तो हमने उसको अलग कर लिया, उसको अलग कर लिया, दोनों लिक्विड अलग हो गए। पेपर क्रोमैटोग्राफी अभी सिखाया। एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर आप स्पॉटिंग करेंगे, स्पॉट सॉल्वेंट के साथ कितना तेज ट्रेवल करता है, उससे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग। जो तेज ट्रेवल करेगा वो ऊपर निकल जाएगा, जो स्लो करेगा वो नीचे रह जाएगा। हालांकि ये बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, लेक्चर को पूरा देखेंगे तो उसके अंदर आपने सारी चीजें पढ़ ली जो भी आपकी न्यू एनसीईआरटी में है, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। चलिए, इस लेक्चर को यहां पे हम रैप अप करते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है। तो अगर आपको इस चैप्टर से, इस लेक्चर से, इस सीरीज से कोई भी चीज सीखने को मिल रही है तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।